Hello dear student, this is DN sir and welcome to our channel Learn Bio with DN sir. दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज। लाइट फेज ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट whereas dark phase occurs in absence of sunlight. In a light phase, there is oxidation of water that results into the formation of ATP, NADPH2 and oxygen. Whereas this light reaction occurs in the grana of the chloroplast. And look at that dark reaction. Dark reaction occurs in the stroma of the chloroplast and there is a reduction of CO2 that forms glucose which is further stored as a starch. Now ये जो लाइट फेज है इसमें जो एटीपी बनता है दोस्तों, दिस एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन और उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है। व्हाट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो फर्स्ट, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? लुक एट दैट। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस इन विच ATP are produced from ADP, that is adenosine diphosphate and inorganic phosphate in presence of sunlight and chlorophyll pigment, that is we can say chlorophyll pigment or photosynthetic pigments. ये देखो equation, ADP plus IP in presence of sunlight and chlorophyll pigments, they forms ATP and this process is called photophosphorylation. ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? अब फोटोफॉस्फोराइलेशन के वक्त मैंने यहां पे एरो पे दिखाया है सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जिनके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे सनलाइट। तो देखो मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर ध्यान दे दो ताकि आपका इंटरेक्शन ज्यादा हो सके। जो सनलाइट होती है दोस्तों, जो अर्थ प्लैनेट की तरफ आती है हमारे सोलर सिस्टम से, दैट इज फ्रॉम द सन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन्स. लुक एट दैट डिफरेंट रीजन्स and among these all regions look at visible light, which is the most important region for the process of photosynthesis. That's why it is called as photosynthetically एक्टिव रेडिएशन. इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और इसका जो रेंज होता है वो होता है 400 टू 700 नैनोमीटर. और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 7 कलर, दैट इज विप गियोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और इसमें से भी अगर हम देखेंगे तो रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम जो होता है वो मोस्ट इफिशियंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर डियर स्टूडेंट? यस. अब रिगार्डिंग विथ सनलाइट, आपको पता है कि सनलाइट का नेचर जो होता है ड्वेल नेचर होता है. अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम इट प्रोपेगेट्स एज अ वेव्स, whereas according to the corpuscular theory of light, the light when strike the object it becomes a corpuscle and that corpuscle is called as a photon. क्लियर? देखो यहां पे एक मैंने आपको लीफ दिखाया है और लीफ के ऊपर ये देखो सनलाइट बम्बार्ड कर रही है. बम्बार्ड करने के बाद यहां पे जो फोटोन है, द पार्टिकल ऑफ लाइट, इस फोटोन में जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटम और वही एनर्जी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों. अब रिगार्डिंग विद दिस देयर आर टू कॉन्सेप्ट, वन इज अ क्वांटम यील्ड एंड अदर इज अ क्वांटम रिक्वायरमेंट. अब क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रेट है वो मेजर किया जाता है इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन में. हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. So here, what is the quantum requirement? The amount of quantum required for the evolution of one molecule of oxygen during photosynthesis, that is called quantum requirement. और ये requirement होती है 8 quanta or 8 photons are required for the evolution of one molecule of oxygen during photosynthesis. Whereas the second term, that is a quantum yield,
Now after utilization of quantum, how much molecule of oxygen evolved per quanta, that is called as a quantum yield. और ये क्या होगा 1/8, तो आएगा आंसर 0.125 और या फिर 12.5%. तो 12.5% दैट इज द क्वांटम यील्ड डियर स्टूडेंट. समझ में आया ये दो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग विथ सनलाइट. अगर अब सनलाइट के वेव्स की बात करेंगे, देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये सनलाइट की एक वेव्स है. तो वेवलेंथ और एनर्जी कंटेंट ऑफ लाइट, इसका अगर आप रिलेशन देखेंगे, एनर्जी कंटेंट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये इनवर्स होता है. कैसे देखो, यहां पे वेवलेंथ शॉर्टर है. जब वेवलेंथ शॉर्टर होती है तो उसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होती है, और जब वेवलेंथ लॉन्गर होती है तो उसका एनर्जी कंटेंट लेस होता है. यहां पे देखो, मतलब एनर्जी इज इनवर्स टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. मोर एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ, बराबर, एंड लेस एनर्जी लॉन्गर वेवलेंथ. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इन अ ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देयर इज अ मोर एनर्जी, blue violet spectrum, whereas in a red spectrum of light the energy content is a very less. Look at that diagram, it shows that inverse relation between energy content and that of the wavelength of light. Clear dear student? बहुत ही simple point है regarding the first requirement of photophosphorylation, that is sunlight. Now second requirement जो है वो है photosynthetic pigment. अब आपको ये एक प्लांट में यहां पे दिखा रहा हूं, ये देखो एक पॉटेड प्लांट है, और उसके अगर लीफ आप देखेंगे तो उनका जो शेड का पैटर्न है वो अलग अलग है. तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस इन द लीफ ऑफ द प्लांट दैट एब्सॉर्ब the light of specific wavelength during photosynthesis, that is the photosynthetic pigments. और अगर इस प्लांट का एक लीफ में बाहर प्लग करता हूं और इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी करता हूं. पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें ये कलर्ड जो पिगमेंट्स होते हैं वो उसे हम सेपरेट कर पाते हैं. और इनका अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी में परफॉर्म करता हूं तो देखो यहां पे ये पेपर क्रोमेटोग्राफ उनका, तो यहां पे मुझे 4 प्रकार के पिगमेंट्स मिलेंगे. पहला पिगमेंट मिलेगा क्लोरोफिल बी, देखो सेपरेट हो गया. क्लोरोफिल ए, उसके बाद ज़ैंथोफिल एंड देन कैरोटीन्स. देखो पहला बी, ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये हो गए 4 सेपरेट. क्लोरोफिल बी इज अ येलो ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए इज अ ब्लू ग्रीन इन कलर, Xanthophyll is yellow colored, and whereas carotenes are ranging from yellow to orange color. समझ में आ रही बात? और because of these 4 pigments there are different shades of leaves in the plant body. Got the answer? Yes, very simple, clear. ये जो पिगमेंट्स होते हैं 4 प्रकार के, उनका और सनलाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, 2 टर्म्स के बारे में हम जानेंगे. एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एक्शन स्पेक्ट्रम. व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यहां पे अगर ग्राफ देखेंगे हम तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे द वेवलेंथ ऑफ लाइट in nanometer in range 400 to 700 nanometer, and on y axis there is the amount of absorption by various pigment. देखो यहां पे मैं पहले क्लोरोफिल ए का दिखाता हूं, उसके बाद क्लोरोफिल बी का. अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करेंगे तो दोनों का ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिमिलर पाया गया है. that both chlorophyll A and chlorophyll B shows maximum absorption of light in blue violet and red region of visible light. समझ में आ रही बात? क्लोरोफिल ए का और बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिमिलर है.
रेड एंड ब्लू वायलेट रीजन ऑफ विजिबल लाइट। ओके, ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो मेजर करते हैं ऑक्सीजन इवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व। तो यहां पे देखो एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्स एक्सिस पे फिर से हम लेंगे वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे यहां पे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अलोंग विथ एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए। पहले देखो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन और उसी वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप अगर देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोजली करस्पॉन्ड्स टू ईच अदर। मींस वी कैन से द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी आर क्लोजली करस्पॉन्डिंग टू द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। यस, मतलब ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पाया गया, दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। हम एक एग्जांपल देखेंगे। समझो दो प्लांट है हमारे पास ए और बी। एक प्लांट 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व कर रहा है पर यूनिट टाइम में और एक 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट टाइम में। तो इनमें से कौन से प्लांट का फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है? तो प्लांट बी का ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजन इवोल्यूशन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा पाई गई है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एक्शन स्पेक्ट्रम एंड दीज आर क्लोजली करस्पॉन्ड्स टू ईच अदर। आया समझ में डियर स्टूडेंट? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लांट के लीफ में स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं या फिर फाउंड टुगेदर। सो आपका आंसर है दोस्तों, दीज पिगमेंट्स इन द प्लांट फाउंड टुगेदर एज अ पर्टिकुलर यूनिट एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम। क्लियर? फोटो सिस्टम में इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? देखो, पहले आउटसाइड जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इट इज मेड अप ऑफ एंटीना पिगमेंट, whereas at the center there is a presence of core complex which is made up of specific chlorophyll A molecule that absorb the wavelength of light at specific wavelength. एंटीना पिगमेंट्स लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और फनेल करते हैं टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर को फनेल कर रहे हैं, देखो ये, और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। और क्लोरोफिल ए के पास जब एनर्जी जाती है तो क्लोरोफिल ए का फोटो एक्साइटेशन होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है और बाद में वो घूमता है। वो बाद में हम देखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक्चुअल मैकेनिज्म में उस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। तो फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स and other is a core complex. Light harvesting complex is made up of antenna pigment that absorb the sunlight and funnel to the chlorophyll A, that is the reaction center. And this reaction center chlorophyll A undergoes photo excitation and expel the electron toward the first electron acceptor. And then that electron moves through the electron transport chain and helps in the ATP formation. अभी फोटो सिस्टम्स कितने होते हैं? एमरसन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, एमरसन। तो एमरसन का क्या कहना था कि जब मैं 680 नैनोमीटर से ज्यादा और 680 नैनोमीटर से कम दोनों कंबाइंड वेवलेंथ का इस्तेमाल करता हूं तो होता ये है फोटोसिंथेसिस का रेट डबल होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो उन्हें पता चला कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ, द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, और दोनों का रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। तो पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर जो वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है वो है 700 नैनोमीटर और पीएस सेकेंड का जो करता है वो है 680 नैनोमीटर। मतलब दोनों सिस्टम एट अ टाइम एक्टिवेट होते हैं और रेट है जो डबल करते हैं।
और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों कि एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ फोटो सिस्टम, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। क्लियर, समझ में आया? तो ये था एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अब दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दोनों सिस्टम कहां पे प्रेजेंट होती है? तो क्लोरोप्लास्ट पे आपको पता है, ये देखो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड, और स्टैक ऑफ थैलाकॉइड में जो ये थैलाकॉइड के रीजन्स आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन एप्रेस्ड पार्ट, और बीच में जो एसोसिएटेड थैलाकॉइड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ एप्रेस्ड पार्ट। तो पीएस फर्स्ट देखो मैंने यहां डिनोट किया है, तो ये होती है नॉन एप्रेस्ड रीजन पे और स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर भी। और पीएस सेकंड जो प्रेजेंट होती है वो होती है मोस्टली एप्रेस्ड पार्ट में, मतलब जो इनर पोर्शन होता है, फोल्डेड पोर्शन होता है, थैलाकॉइड का एसोसिएटेड मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर होती है पीएस सेकंड, और पीएस फर्स्ट होती है नॉन एप्रेस्ड रीजन पे एंड स्ट्रोमा थैलाकॉइड के पास। तो ये था फोटोफॉस्फोराइलेशन and their requirements, that is sunlight and photosynthetic pigments. Now in the next upcoming lecture we have to discuss about types of photophosphorylation and chemiosmotic hypothesis, means how ATP is produced. I hope this video is very helpful for you, so please share it with your friends and needy students. Thank you dear student.